अगर हम लोग बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को स्किप करना ना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एकदम सही कहा। क्योंकि यार एग्जाम में यहाँ से बार-बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, और अक्सर हम क्या करते हैं, बस किताबों से रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। जो कि बहुत बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस टॉपिक को इतना सिंपल बना देंगे कि कोई भी इसे कभी भूल ही नहीं पाएगा। और हाँ, ये जो बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स आज हमारे पास है ना, ये मैंने अपनी खुद की प्रेपरेशन के टाइम बनाए थे। अरे वाह, मतलब ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। एकदम। तो स्वागत है सभी एस्पिरेंट्स और सीखने वालों का जीवितेश की पाठशाला में। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें नोट्स के जरिए ना भारतीय नदी प्रणाली यानी इंडियन रिवर सिस्टम का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हम समझेंगे कि हमारी नदियां ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, वो पहाड़ों को कैसे काटती हैं और इन सब के पीछे का असली लॉजिक क्या है। तो शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है नोट्स के पहले पन्ने पर जो महाविभाजन दिया है। हाँ, जिसे ग्रैंड डिवाइड कहा गया है, पूरे भारत की नदियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया है। सही कहा। पहली है उत्तरी या हिमालयी नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, जिन्हें पेनिनसुलर रिवर्स की कहते हैं। बिल्कुल। और किसी भी नदी को गहराई से समझने से पहले ना हमें इस बुनियादी अंतर को समझना ही होगा। यार, नोट्स में हिमालयी नदियों के जो आंकड़े हैं वो सच में डराने वाले हैं। मतलब गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। और सिंधु यानी इंडस नदी की 2880 किलोमीटर। ये दूरियां अकल्पनीय हैं। अकल्पनीय हैं। और नोट्स में एक बहुत भारी शब्द लिखा है, पेरिनियल, यानी बारहमासी। हाँ, क्योंकि इन नदियों का जो उद्गम होता है ना वो सीधे ग्लेशियर से होता है। अच्छा, मतलब साल भर बर्फ पिघलती रहती है और इन्हें पानी मिलता रहता है। बिल्कुल। पानी की कभी कमी नहीं होती। लेकिन नोट्स में एक और बात है जो शायद सबसे दिलचस्प है। वो क्या? ये हिमालयी नदियां अपनी युवा अवस्था यानी यूथफुल स्टेज में है। रुको, एक नदी युवा कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है पानी तो बस पानी है ना। देखिए, यहाँ युवा का मतलब नदी की उम्र से नहीं है। इसका सीधा संबंध उसकी ऊर्जा और उसके व्यवहार से है। अच्छा। हाँ, जब कोई नदी ऊंचे हिमालय जैसे वलित पर्वतों यानी फोल्ड माउंटेन से निकलती है ना, तो ढलान बहुत तीखा होता है। तो पानी बहुत स्पीड से नीचे आता होगा। बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से पानी की गति और ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और इस ऊर्जा के कारण नदी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती। वो जमीन को काटती है। एकदम सही। वो जमीन को वर्टिकली काटती है। इसे वर्टिकल इरोजन कहते हैं। इसी वजह से वो गहरे वी आकार की घाटियां बनती हैं। हाँ, गहरी और संकरी घाटियां। और इतनी तेज गति होने के कारण ये नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा, चट्टाने और गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, बहा कर ले जाती हैं। और यही मलबा आगे जाकर मैदानी इलाकों में जमा हो जाता है। बिल्कुल, जिससे विशाल डेल्टाओं का निर्माण होता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा। नोट्स में भी यही उदाहरण दिया गया है। हाँ, तो ये सब उनकी उस युवा ऊर्जा का ही नतीजा है। यार, इन हिमालयी नदियों के बारे में सुनकर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, क्या है वो? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ऊर्जा से भरे चंचल किशोरों यानी रेस्टलेस टीनेजर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? क्योंकि टीनेजर्स के पास बहुत एनर्जी होती है। वो अक्सर नियम तोड़ते हैं और एक जगह टिककर नहीं बैठते। बिल्कुल। और हिमालयी नदियां भी अपना रास्ता बहुत जल्दी बदलती हैं। हाँ, नोट्स में लिखा है यमुना, कोसी, तीस्ता, घाघरा ये सब अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती हैं। कोसी तो रातों रात दिशा बदल लेती है, एकदम चंचल किशोरों की तरह। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां एकदम अलग हैं। वो शांत और समझदार वयस्कों की तरह हैं। यानी मैच्योर अडल्ट्स। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहाँ स्थिरता आ गई है। हाँ, नोट्स के आंकड़े भी यही बताते हैं। गोदावरी 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1401 किलोमीटर है। ये हिमालयी नदियों से काफी छोटी हैं। और ये सीधे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। पर इनका पानी ग्लेशियर्स तो नहीं आता ना? नहीं, ये पूरी तरह से मौसमी या सीजनल होती हैं। इनका अस्तित्व बारिश के पानी पर टिका है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। बताइए। अभी हमने कहा कि हिमालयी नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, लेकिन नोट्स कहते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। ऐसा क्यों? पानी तो पानी है ना। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब जमीन के इतिहास में छुपा है। जमीन का इतिहास मतलब? देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, वो भारत का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग है। अच्छा। ये करोड़ों साल पहले
ज्वालामुखी के लावे से बनी बेहद कठोर बेसार चट्टानों से बना है। ओहो, मतलब जमीन बहुत हार्ड है। बिल्कुल। जब नदी इस इलाके से बहती है तो उन कठोर चट्टानों को काटकर नया रास्ता बनाना लगभग असंभव होता है। तो वो बस अपने तय रास्ते पर ही चलती रहती हैं। हाँ, और वो लाखों सालों से उसी रास्ते पर बह रही हैं। इसके अलावा नर्मदा जैसी नदियां रिफ्ट वैली से गुजरती हैं। रिफ्ट वैली, वो जो जमीन के धंसने से बनती है। एकदम सही। वो एक गहरी प्राकृतिक खाई होती है। नदी उस खाई की ऊंची और कड़क दीवारों के बीच एक तरह से कैद होती है। तो उसके पास दाएं या बाएं मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। जबकि उत्तर भारत के मैदान नर्म जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल से बने हैं। जो नदियां खुद लेकर आई हैं। हाँ, तो अगर नदी के तल में थोड़ा भी गाद जमा होता है तो पानी के लिए उस नरम मिट्टी को काटकर नई दिशा में बह जाना बहुत आसान होता है। अरे वाह, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय नदियां रास्ता क्यों नहीं बदलती, और अब इसका लॉजिक एकदम क्लियर है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई आज के समय की, लेकिन अब हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, क्योंकि नोट्स का अगला सेगमेंट मुझे सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदियां और अनुवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट नदियां। ये नदियों के निर्माण को समझने का सबसे शानदार तरीका है। यार, जब मैंने पूर्ववर्ती नदियों वाला हिस्सा पढ़ा ना, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नोट्स कहते हैं कि ये नदियां उस पहाड़ से भी पुरानी हैं जहां से ये बह रही हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। मतलब पहाड़ तो हमेशा से वही हैं, नदी पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है? यही तो भूविज्ञान का जादू है। पहाड़ हमेशा से वहां नहीं थे। रुको, क्या? हाँ, इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी समझनी होगी। अच्छा, वो यूरेशियन प्लेट वाली बात। बिल्कुल। करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक महासागर था, थेथिस सागर। ठीक है। उस समय सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियां आराम से बहती थी। उन्होंने अपना रास्ता बना लिया था। फिर क्या हुआ? फिर भारतीय प्लेट खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराव से जमीन ऊपर उठने लगी। जिसे हम आज हिमालय कहते हैं। एकदम सही। रुको, मतलब नदी मजे से बह रही थी और उसके रास्ते के ठीक बीच में एक विशाल पहाड़ ऊपर उठने लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ऐसे में तो नदी को रुक जाना चाहिए था या रास्ता बदल लेना चाहिए था। एक बड़ी झील बन जानी चाहिए थी। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता, लेकिन नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि पहाड़ के उठने की प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई। हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर की स्पीड से ऊपर उठ रहा था। अच्छा। और जैसे ही वो 1 मिलीमीटर ऊपर उठता, पानी की तेज धारा उस 1 मिलीमीटर को घिस कर काट देती। बाप रे। पहाड़ के उठने की स्पीड और नदी के काटने की स्पीड लगभग बराबर थी। लाखों सालों तक ये संघर्ष चला। पहाड़ हजारों फीट ऊंचा हो गया, लेकिन नदी उसे चीरती रही। यार, ये तो बिल्कुल एक विशाल आरी, मतलब 100 की तरह हो गया। आरी कैसे? देखिए, अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को चल रही आरी की तरफ धकेलते हैं तो आरी अपनी जगह पर ही रहती है। हाँ लेकिन लकड़ी बीच से कटती जाती है। हाँ। यहाँ पानी वो आरी है और पहाड़ वो लकड़ी का टुकड़ा। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। कल्पना कीजिए, उस पानी की जो इतना जिद्दी है कि हिमालय भी उसका रास्ता नहीं रोक पाया। ये तो प्रकृति का चमत्कार है। और इसी जिद की वजह से आज इन नदियों ने हिमालय के बीच मीलों गहरी खाइयां या गॉर्ज बना दिए हैं। और ये जो दूसरी टाइप की नदियां हैं, अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट नदियां, ये एकदम अलग है। इनका रास्ता जमीन के ढलान पर निर्भर करता है। मतलब ये पहाड़ से लड़ने नहीं जाती। बिल्कुल नहीं, ये बहुत शांति से ग्रेविटी को फॉलो करती हैं। जैसे अगर हम किसी ढलान वाली छत पे पानी डाल दें। हाँ, पानी छत को काटने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस ढलान के साथ बह जाएगा। नोट्स में इसके उदाहरण हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सही कहा। दक्कन के पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए ये नदियां चुपचाप उसी ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। क्या बात है! इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। एग्जाम में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का डिफरेंस पक्का आता है। बिल्कुल। अब नोट्स हमें एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ले जाते हैं, गंगा नदी प्रणाली। भारत का सबसे प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, और इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। लंबाई तो हम जानते हैं 2525 किलोमीटर, लेकिन इसका भौगोलिक फैलाव उससे भी ज्यादा विशाल है। वही तो। नोट्स कहते हैं कि गंगा बेसिन भारत के कुल एरिया का 26% हिस्सा कवर करता है। 26%? मतलब देश का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मुझे पूरी तरह से चकरा दिया।
ऐसा क्या लिखा है नोट्स में? देखिए, राज्यों की जो लिस्ट है, यूपी में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, बंगाल में 520, बिहार में 445 और उत्तराखंड में 110। हाँ, ये तो मेन नदियां हुई। यहां तक तो सब लॉजिकल है, लेकिन लिस्ट में और भी नाम हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अरे मैंने मैप देखा है, गंगा नदी की मेन धारा राजस्थान या मध्य प्रदेश के आसपास से भी नहीं गुजरती। क्या इन नोट्स में कोई गलती है? हाँ, नोट्स में कोई गलती नहीं है। यहाँ आप नदी और नदी बेसिन को एक ही समझ रहे हैं। दोनों में फर्क है क्या? बहुत बड़ा फर्क है। नदी मतलब पानी की वो मेन धारा जो बह रही है, लेकिन बेसिन का मतलब है वो पूरा इलाका जहाँ की एक भी बूंद अगर गिरे तो वो ढलान से बहकर गंगा में ही आकर मिलेगी। अच्छा, मतलब इसमें ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां भी शामिल हैं? बिल्कुल। अब सोचिए, चंबल नदी कहाँ से आती है? चंबल, मध्य प्रदेश से। हाँ, वो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से गुजरती है और फिर यूपी में आके यमुना में मिल जाती है। और यमुना फिर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। समझ गए? तो इसका मतलब राजस्थान और एमपी के उस पूरे इलाके का पानी चंबल और यमुना के जरिए अंततः गंगा बेसिन का ही हिस्सा बन रहा है। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है। पेड़? हाँ, गंगा उस पेड़ का मेन तना है जो मजबूती से खड़ा है, और बाकी राज्यों से आने वाली नदियां उस पेड़ की विशाल शाखाएं हैं। ये तुलना बहुत खूबसूरत है और इसी से 26% का वो विशाल आंकड़ा बनता है। और ये जो अलग अलग नदियों के जुड़ने की बात है ना, ये मुझे नोट्स के उस हिस्से पर ले आई जिससे एस्पिरेंट सबसे ज्यादा डरते हैं। आप पंचप्रयाग की बात कर रहे हैं? हाँ, ये हमेशा सबसे कंफ्यूज करने वाला हिस्सा होता है। क्योंकि गंगा शुरुआत में एक विशाल नदी नहीं होती। हिमालय में बहुत सारी छोटी नदियां आकर मिलती हैं जिन्हें हम प्रयाग कहते हैं। बिल्कुल, और नोट्स में से गणित की इक्वेशंस की तरह लिखा गया है। हाँ, ये 5 संगम हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। पहला, धौली गंगा प्लस अलकनंदा इक्वल टू विष्णु प्रयाग। ठीक है। दूसरा, नंदाकिन्नी प्लस अलकनंदा इक्वल टू नंद प्रयाग। तीसरा, पिंडर प्लस अलकनंदा इक्वल टू कर्ण प्रयाग। चौथा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल टू रुद्र प्रयाग। और आखिरी है भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू देव प्रयाग। तो इसे याद रखना मुश्किल है। पहले मुझे भी लगा, लेकिन जब मैंने नोट्स को ध्यान से देखा तो मुझे एक गजब की ट्रिक मिल गई। एक कोड क्रैक कर लिया मैंने। अरे वाह, वो ट्रिक क्या है? जरा हमारे सीखने वालों को भी बताइए। ट्रिक ये है कि इन सभी 5 इक्वेशंस में एक चीज एकदम कॉमन है। एक नदी कभी नहीं बदलती। और वो कौन सी है? अलकनंदा। हर संगम में दूसरी नदी आकर अलकनंदा से ही मिल रही है। क्या बात है! मतलब आपको दोनों नाम याद रखने का प्रेशर ही नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। एक नदी तो फिक्स है, अलकनंदा, और नंदाकिनी से नंद प्रयाग तो नाम से ही मैच हो रहा है। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अलकनंदा वास्तव में वो मेन धागा है जो इन सभी मोतियों को एक साथ पिरोता है। हाँ, लेकिन नोट्स में सबसे आखिरी वाले संगम को लाल पेन से हाईलाइट किया गया है, देवप्रयाग। क्योंकि वो सबसे ज्यादा खास है। ऐसा क्या खास है देवप्रयाग में? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं और यहाँ पानी की मात्रा और ऊर्जा इतनी विशाल हो जाती है कि इनका रूप ही बदल जाता है। इसी संगम के बाद पहली बार इस धारा को गंगा का नाम दिया जाता है। देवप्रयाग से पहले गंगा नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। रुको, सच में? मतलब गंगा जन्म से गंगा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। ये तो किसी महाकाव्य के हीरो की कहानी लग रही है। छोटी धाराओं का संघर्ष, अलकनंदा का सबको साथ लेना और आखिर में देवप्रयाग में एक विशाल पहचान, गंगा बन के उभरना। सही कहा। जब आप इसे रटने के बजाय ऐसे कहानियों की तरह समझते हैं तो भूगोल एक किताब की तरह खुलने लगता है। बिल्कुल। तो यार, आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बुलेट स्टाइल में। हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट 1, हिमालयी नदियां युवा और एनर्जेटिक हैं और प्रायद्वीपीय नदियां शांत और स्टेबल हैं। पॉइंट 2, हिमालयी नदियां अपना रास्ता बदलती है क्योंकि वहां नर्म मिट्टी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानों के बीच फंसी हैं। पॉइंट 3, पूर्ववर्ती नदियां एक आरी की तरह हैं जो उठते हुए पहाड़ को काट देती हैं और अनुवर्ती नदियां ढलान के साथ चलती हैं। और आखिरी पॉइंट, गंगा का 26% बेसन और पंचप्रयाग को याद रखने की हमारी शानदार अलकनंदा ट्रिक। मजा आ गया।